चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग, राइट। तो यहाँ पर राइट साइड हमें क्या दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखो आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है इसमें, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, 10th से काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है बुक और कुछ लाइव सिनेरियो हमें दिखाएगी। आज हम देखेंगे कि एक तो बेल्जियम के साथ हम देखेंगे श्रीलंका का, राइट। और बेल्जियम आप जानते ही हैं ये बॉर्डर शेयर करता है, काफी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, तो एक जर्मनी भी एक है उनमें से, राइट। जर्मनी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, राइट। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, कौन बताएगा बेल्जियम की कैपिटल? ब्रुसल तो नहीं है? यस और नो? मेरी आवाज आ रही है, एक बार बता दीजिए। ठीक है। और वैसे ही श्रीलंका को भी हम देखने वाले हैं। श्रीलंका तो आप जानते ही हैं, पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर क्या है हमारा श्रीलंका। तो यहाँ पर आज इसकी प्रॉब्लम दिखा रखी है, वो हम चर्चा करेंगे, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, तो यहाँ पर ये कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है कि हम आज का जो सिलसिला है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसकी शुरुआत करेंगे दो स्टोरीज से, ठीक है। दो कहानियों से हम शुरू करेंगे। एक है आपकी बेल्जियम की और एक है श्रीलंका की, राइट। बेल्जियम और श्रीलंका, ये आपका कुछ बेल्जियम दिख रहा है, ठीक है। इस साइड आपको बेल्जियम दिख रहा है और ये आपको श्रीलंका दिख रहा है, राइट। और आप ध्यान से देखेंगे बेल्जियम को, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेकंड में इंक चेंज करूं इसकी, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर येलो दिख रहा है, ये वाला पार्ट येलो दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपको रेडिश दिख रहा है और ये वाला पार्ट आपको कुछ अलग कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है, ये एक डेमोग्राफिक डिवीजन है, ठीक है। यानी कि भाषा के आधार पे यहाँ पर डिवीजन है पॉपुलेशन का, ठीक है। और वैसे ही आप श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है, ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा और खासकर ईस्ट वाला हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और ये ईस्ट वाला हिस्सा, यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ पर तमिलियन रहते हैं, ठीक है। और बाकी हिस्सों में कौन रहते हैं, सिन्हाला। वैसे ही हमारा जो डिवीजन है वो बेल्जियम में भी हम देखने वाले हैं और इसी को हमने समझना है, ठीक है। तो आइए जरा दोनों स्टोरी को देखते हैं फिर से। दो स्टोरी कौन कौन सी हमारी, बेल्जियम और श्रीलंका की। चलो एक बार राइट साइड पिक्चर देखो पहले। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो हमारा एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है, या जिसे आप डिवीजन ऑफ पावर भी बोल देते हैं, तो ये एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है, ज्यादातर। तो पावर शेयरिंग आपको क्या दिख रही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और भारत में दोनों मिलती है हमें, ये सुनो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ आर्टिकल 50, क्या मैं कह सकता हूँ आर्टिकल 50 जो है, वो जो हमारी पावर को डिवाइड करता है, वो इस लेवल पे करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, राइट। यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? और वर्टिकल डिवीजन आपको कहाँ दिखता है, कोई बताएगा मुझे कौन सा आर्टिकल में दिखता है या क्या दिखता है? सर ये हम लिस्ट बोल सकते हैं कि शेड्यूल 7 में दिखता है। नहीं तो उसमें तो डायरेक्ट ऐसा तो कुछ नहीं है, वो भी आपका एक तरह का क्या है, हॉरिजॉन्टल। वहां पर ऐसा कहाँ लिखा है कि लैंड के लिए, लैंड से रिलेटेड कानून बनाना है तो स्टेट सेंटर के पास जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। तो असल में अगर आपको वर्टिकल डिवीजन देखना है, वर्टिकल बहुत ज्यादा डिवीजन है। अगर मैं बात बोलूं, आर्टिकल 352 को मैं एक्टिव कर दूं, किसको एक्टिव कर दूं? और अब आप जानते हैं आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी। तो सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंटर, है ना। तो स्टेट जो है, आप जानते हैं जब 352 एग्जीक्यूट किया जाता है, क्या उसमें जो लोकल लेजिस्लेचर्स या लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, क्या वो डिसमेंटल कर दी जाती है, सस्पेंड कर दी जाती है? बिल्कुल भी नहीं, लोकल लेजिस्लेटिव सस्पेंड नहीं की जाती है, राइट। तो पर उसमें पावर किसके पास चली जाती है सारी की सारी, अब सेंटर डील करेगा। स्टेट कोई भी काम करेगा तो किसके द्वारा करेगा, सेंटर के थ्रू। कब, जब एक्टिवेट किया हो जाता है 352। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिवीजन आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, राइट। एक सेकेंड, किसी ने ज्वाइन किया, एक सेकेंड। ज्योति जी क्या हाल है? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आफ्टरनून। कुछ छूटा है आपका, बाद में उसको रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो शक्ति का विभाजन आपको दिख रहा है, एक हमने पावर शेयरिंग जो दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होती है और एक वर्टिकल। और हमने क्या देख रहे हैं कि ज्यादातर वर्टिकल लेवल जो है उसको हमने टेम्परेरी रखा है,
ज्यादातर वर्टिकल लेवल को हमने कहाँ रखा है, टेम्परेरी। मानते हैं ना ये बात? क्योंकि अगर आप ध्यान से समझेंगे, जो वर्टिकल पावर, ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी को दिखा रहा है, केंद्रीकरण विचारधारा को दिखा रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही की तरफ हमें ले जाता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल से मैं वर्टिकल में जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर जो वर्टिकल होती है, ये एक तरह की सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी होती है, केंद्रीकरण वाली। और ये वाली टेंडेंसी हमें ज्यादातर कहां दिखती है, जहां पर आपको एरिस्टोक्रेटिक सेटअप दिखता है, जहां पर आपको मोनार्की सेटअप दिखता है। क्या मैं समझा पाया ये बात आपको? यस सर। बाकी लोग को, बाकी लोग को क्लियर हो रहा, नहीं हो रहा? यस सर सर। मतलब थॉमस हॉब्स के टाइम पे वर्टिकल पावर शेयरिंग थी। उसने रिकमेंड किया था, ठीक है, कि इस तरह का होना चाहिए, सारी पावर किसके पास होनी चाहिए, राजा के पास। सेंटर के पास। आज भी हमारा ऐसा बोलना गलत है। आज मैंने बताया तो शायद 352 जब आप एक्टिवेट कर देंगी, तो हम एक तरह से डिक्टेटरशिप वाले माहौल में चले जाते हैं, एक तरह से, राइट? ये सुनो। सर बट जैसे वो अभी हमने पढ़ा ना कि वो टेम्परेरी था, बट उनके टाइम पे उन्होंने इस चीज को परमानेंट बोला था कि मतलब होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए था बोला ना, बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने पढ़ा होगा, पेलोपनेशियन वॉर पढ़ा है, यस सर। किस किस के बीच हुई थी, किस किस के बीच हुई? एथेंस पार्ट। तो स्पार्टियन के वहां क्या था, स्पार्टियन के वहां देखा नहीं, पूरा एक तरह का लोकतंत्र हमें दिखता है, राइट? यस सर। चलिए, अब यहां पर हम देखेंगे तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो स्टोरीज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेल्जियम एंड अबाउट द श्रीलंका, तो वहां पर कुछ जनरल कंक्लूजन हमें दिखेगा अबाउट द पावर शेयरिंग, और दोनों ही में हमें डेमोक्रेसी दिखता है, चाहे वो श्रीलंका है और चाहे दूसरा देश कौन सा है, कौन सा है स्टोरी में हमारा दूसरा देश? श्रीलंका, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम, ठीक है। तो वो हमें दिखने वाला है। तो आइए जरा देखते हैं पहले। और हमने ये भी देखा है कि इसमें ये बताया जा रहा है कि आगे जो स्टोरी हम शुरू करेंगे, बेल्जियम से शुरू करेंगे। तो बेल्जियम एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है फ्रांस से ये बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इधर ये नीदरलैंड और इधर ये जर्मनी दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे वो बेल्जियम है या श्रीलंका है, उसको कंपेयर कर रखा है हरियाणा से। हमने एक स्टेट को उठा रखा है, हरियाणा, एनसीईआरटी ने एक स्टेट उठा रखा है हरियाणा, उससे कंपेयर कर रखा है। अब आइए क्या देखते हैं। बेल्जियम जो है, ठीक है, बेल्जियम जो है वो एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में, हम जानते ही हैं। और इतना स्मॉल है कि ये किससे छोटा है, हमारा एक जो राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटा है। ठीक है, आगे वो बता रखा है कि इसने फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। और कहीं ना कहीं आगे देखेंगे, इसमें जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो हरियाणा की आधी पॉपुलेशन है। तो इसके अर्थात इसका क्या मतलब है, हरियाणा की पॉपुलेशन लगभग कितनी है, 2 करोड़। ठीक है। तो क्या सीखा, यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, और देखो 2019 का डेटा है ये, तो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, ये तो हमारे काम आएगा मेंस में। तो यहाँ पर बेल्जियम को किससे कंपेयर कर रखा है, हरियाणा से। पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा इसका दुगना है, पॉपुलेशन के हिसाब से हरियाणा इसका दुगना है, और एरिया हिसाब से भी हरियाणा इससे बड़ा है। क्लियर है यहां तक सबको? एक कंपैरिजन है सिंपल सा हरियाणा के साथ, किसका, बेल्जियम का। अब बेल्जियम की थोड़ा सा एथनिसिटी जो होती है, एक एथनिक कंपोजिशन है, उसको समझा रखा है, किस तरह से पॉपुलेशन बसी हुई है। तो आइए देखिए, यहाँ पर क्या है, ऊपर जो रेड वाला आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं फ्लैमिश रीजन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फ्लैमिश रीजन, है ना। तो देखो, ये चीज अगर आप याद रखते हो तो आपका मीन्स राइटिंग, जितना आप तुलना करोगे ना, जितना अन्य देशों से आप तुलना करके लिखोगे, तो बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो यहां पर याद रखेंगे, जो नदर्न पार्ट है इसका, वो क्या कहलाता है, फ्लैमिश। और जो सदर्न पार्ट है वो क्या कहलाता है, वल्लोनिया। वल्लोनिया, ठीक है, फ्लैमिश ऊपर वाला, वल्लोनिया नीचे वाला। तो जो ऊपर वाला है फ्लैमिश, वहां पर लगभग जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% रहता है। और जो डच बोलता है, क्या बोलता है, डच। और नीचे वाले क्या बोलते हैं, फ्रेंच। और जो डच बोलते हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, 59%। कितनी है, 59। और जो फ्रेंच बोलते हैं, इनकी जनसंख्या कितनी है, 40। कितनी है, 40। और अब इसको टोटल करेंगे तो 99 आएगा। 1 कहां गया, 1 है ये वाले लोग जो जर्मन बोलते हैं। यहां पर सिर्फ जो 1% पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है, जर्मन। वो इसलिए बोलेगी क्योंकि इस साइड ये बॉर्डर शेयर किससे कर रहा है,
जर्मनी से। जर्मनी। तो ध्यान से इसको जरा ध्यान से समझना है। फिर एक बार देखेंगे, ऊपर 59% पॉपुलेशन और नीचे कितनी 40। 59% पॉपुलेशन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती है? डच। और नीचे 40% जनसंख्या कौन सी भाषा का फ्रेंच। इस्तेमाल करती है? फ्रेंच। और ये 1% जर्मन। जर्मन। तो 3 भाषा आपने याद रखनी है, डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ने से पहले मैं जरा आपको, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है, जरा सा हम आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद सुना होगा आप लोगों ने। यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, UTILITARIANISM। यूटिलिटेरियनिज्म में आपको पता ही है, जो पुराने मुझसे पढ़े हैं आप जानते हैं, एक तो मिल साहब का नाम आता है और एक बेंथम, जेरेमी बेंथम। ठीक है। अब मैं ऑब्वियसली पूरी चीज तो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, फिलहाल इतना बताएंगे कि दोनों, चाहे वो जीएस मिल है चाहे वो बेंथम साहब है, उन्होंने क्या कहा है कि गुड क्या होता है, मतलब अच्छाई क्या है, गुड क्या है, ये डिफाइन किया दोनों ने। तो गुड इनके लिए है कि अगर गुड मैक्सिमम लेवल पे काम करे। किस लेवल पे? मैक्सिमम लेवल पे। और पॉलिटिकल साइंस की खूबसूरती है, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देंगे तो मजा नहीं आता। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कंडीशन ले लीजिए, मैं जैसे मैं अपने आप का नाम नहीं लेता हूँ गड़बड़ हो जाएगी। कोई व्यक्ति है राम, क्या है? कोई व्यक्ति है राम, राम है ट्रक ड्राइवर, ये क्या चलाता है? ट्रक, ठीक है। अब देखिए, राम अपना ट्रक चला रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, इसके सामने एक रोड ये है, रोड नंबर 1, और वहीं से एक और रोड इसे दिख रही है, रोड नंबर 2, ठीक है, रोड नंबर 2। अब इसे दिख रहा है, इसके ना समझ लो राम ट्रक चला रहा है, सामने 2 रोडें हैं, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2। अब क्या हुआ कि, अब रुको, इसको ना एक सेकंड और थोड़ा क्लियर करते हैं, जैसे कि जैसे ये रोड है, इस रोड को ऐसे डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, यहां पर हमारा ट्रक है, ठीक है, यहां पर हमारा ट्रक है, और ये हो गया रोड नंबर 1, ये हो गया रोड नंबर 2, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो राम ट्रक ड्राइवर है, ये जो ट्रक चला रहा है, इस ट्रक के हो गए ब्रेक फेल। क्या हो गया? ब्रेक फेल है इसके। अब सामने देखो, यहां पर 4 बच्चे खेल रहे हैं, 4 बच्चे यहां पर खेल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 10 मजदूर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। यहाँ 4 बच्चे खेल रहे हैं, यहां पर 10 मजदूर काम कर रहे हैं। तो एज पर जेएस मिल या एज पर बेंथम, ये ट्रक ड्राइवर क्या करेगा? किसको मारेगा? ये यहां चला देगा गाड़ी, क्योंकि क्योंकि इसके लिए, इसके सामने एक 10 लोग ये हैं और 4 लोग ये हैं, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है। किसको प्रायोरिटी दी जाती है? तो यहां पर हम गुड से क्या सीखे? इन्होंने जो गुड की बात कर रखी, जो अच्छाई की बात कर रखी है, वो एक क्वांटिटेटिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव है, संख्या पे आधारित है। क्या मैं समझा पाया? यानी कि मैक्सिमम लोगों को क्या मिलेगी? सुरक्षा। मैक्सिमम मैक्सिमम लोगों को क्या मिलना चाहिए? प्लेजर। तो प्लेजर को कैसे गिना जाएगा? क्वांटिटी से, अधिकतम। तो क्या सीखे आप यहां पर? जो ट्रक ड्राइवर है वो किसकी आइडियोलॉजी में काम करेगा? अब उसको मानना तो एक को है, या तो रोड 1 में उसने डालनी है गाड़ी, या रोड 2 में। गाड़ी तो रुकेगी नहीं, ब्रेक फेल है, तो इवेंचुअली वो कहां डालेगा? रोड 1 में। क्यों डालेगा? क्योंकि यहां संख्या कम है, तो ज्यादा बचने चाहिए ना। क्या मैं ये बात समझा पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अच्छा, ज्योति जी समझ में आया? किरण जी और अक्षिता जी? यस सर। अब देखो यहीं पर एक, क्योंकि है ना, रात और दिन साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कभी किसी को फिलॉसफी पढ़ाता हूं तो वो उसी विचारधारा में चलने लग जाता है। मैंने हमेशा कहा है, अगर मैं आपको प्लाटो पढ़ा रहा हूं तो प्लीज प्लाटो मत बनिएगा। बात समझिएगा कि कोई भी विचारधारा का एक समय और स्थान होता है, तो उसकी कितनी विचारधारा आपने आज अपनानी है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको यही नहीं छोड़ूंगा, इसी के अपोज में भी हमें एक थ्योरी मिलती है। वो थ्योरी क्या मिलती है? क्योंकि अभी हमने देखा जेएस मिल और बेंथम के हिसाब से तो ट्रक कहां जाएगा? रोड नंबर 1 में। अब एक व्यक्ति और है जिसकी, इसका नाम है इमैनुअल कांट। क्या नाम है? इमैनुअल कांट, लिख लीजिएगा आप लोग।
अब दूसरा फिलोसोफर है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट के हिसाब से क्या होगा? इमैनुअल कांट कहेगा कि सबसे पहले यह देखना है कि इसके लिए सही रोड क्या थी, मतलब ये किस रोड में जा रहा था, पहले क्या डिसाइडेड था, पहले क्या डिसाइडेड था। तो पहले डिसाइडेड था कि ये रोड नंबर 2 से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रोड नंबर 1, माफ कीजिएगा, रोड नंबर 2 पे ना मजदूर काम कर रहे हैं, यहां पर मजदूर है तो इसका मतलब है ये रोड खराब है। रोड क्या है? खराब है। तो इसका पहले से ही डिसाइडेड था ये कहां जाएगा? रोड नंबर 1 पे। अब देखो, मैं यहां से एग्जाम्पल हटा रहा हूं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं एग्जाम्पल। चेंज क्या कर रहा हूं? एग्जाम्पल सेम ही है, बस थोड़ा सा मैं संख्या ऊपर नीचे कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं यहां पर 4 मजदूर काम कर रहे हैं, कितने? कंडीशन वही है देखो। और यहां पर 10 बच्चे खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 10 बच्चे। अब हम बात कर रहे हैं इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट कहेगा जो डिसाइडेड है, यानी कि जो लीगल है वही काम किया जाएगा, चाहे नंबर कुछ भी हो, चाहे संख्या नंबर कुछ भी हो। अब देखिए, ये ट्रक आ रहा है, अब आ रहा है, अगर जेएस मिल की बात हो या बेंथम की बात हो तो ट्रक को कहां डाला जाएगा? इसको 2, इसको 1। तो रूट 1 नंबर में कौन से में डाला जाएगा? नहीं नहीं, 2 में डाला जाएगा। अगर जेएस मिल की बात है, जेएस मिल हाँ जेएस मिल में रोड 2 में डाला जाएगा। पर यहीं पर मैंने क्या बोला, डिसाइडेड ये था क्योंकि मजदूर हैं तो यहां काम कर रहे हैं, इस रोड में कोई दिक्कत हो रही है तो लॉ कह रहा है कि आपने इस साइड नहीं जाना है, आपने जाना है इस साइड। और गलती, अब बच्चे यहां खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं, रोड में कौन खेलता है भाई? हाईवे में कौन खेलता है? तो यहां पर गलती किसकी है? बच्चों की। तो इमैनुअल कांट कहेगा जो लॉ है आपने उसी को फॉलो करना है, यानी कि आपने किस ट्रक को किधर ले जाना है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो आप ट्रक को कहां ले जाएंगे इमैनुअल कांट के हिसाब से? जो लीगल है, जो लीगल है। और यहां पर कितने बच्चे मरे? कंपैरेटिवली ज्यादा लोग मरे, यहां पर 10 लोग मरे, यहां पर कितने थे? 4। चार। तो यहां से हमने क्या सीखा? आपको मैंने ये दिखाया है कि किस तरह से आप देख रहे होंगे, जेएस मिल हो गया और बेंथम, ये लोग बात करते हैं क्वांटिटी की। किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की। क्योंकि इनके लिए जो गुड है, इनके लिए जो सही है, उसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों तक जब वो सुविधा पहुंचेगी, मैक्सिमम लोगों को जब आप प्लेजर देंगे, आनंद देंगे, तभी वो गुड माना जाएगा। वहीं पर इमैनुअल कांट क्या कहता है? बात उसकी नहीं है, बात संख्या की नहीं है, बात है लीगल की, बात है लॉ की, बात है लॉ की, बात है लॉ की, बात क्वांटिटी की नहीं है। तो इसलिए आपने देखा ट्रक को आप क्या देख रहे हैं, कांट के हिसाब से 10 बच्चों को उड़ा दिया जाएगा और जेरेमी बेंथम और जेएस मिल के हिसाब से 4 बच्चों को उड़ा दिया जाएगा। क्या मैं समझा पाया? यस सर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा? इमैनुअल कांट जो है उसके लिए क्वांटिटी इररिस्पेक्टिव है, क्वांटिटी उसको उतना मतलब नहीं रखती है, संख्या क्या है? इररिस्पेक्टिव है। और रिस्पेक्टिव क्या है? मतलब ये किसको तवज्जो देता है? लीगलिटी को। किसको देता है? लीगैलिटी को, कानूनी, कानून को सबसे ऊपर रखता है। और वैसे ही जेएस मिल और बेंथम, इनके लिए रिस्पेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इनके लिए? क्वांटिटी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव क्या है? एक दफे इररिस्पेक्टिव देखेंगे तो क्या आ रहा है, मतलब उतना मैटर नहीं करेगा, वो है लॉ। अभी हमने देखा ट्रक ड्राइवर, है ना। अब मुझे बताइए, सबको समझ में आया यहां तक? यस सर क्लियर है। ठीक है, बाकी लोग, अक्षिता जी, किरण जी, ज्योति जी, यस सर। ठीक है। अब इसको और बेहतर समझने के लिए इसको देखते हैं। देखो, कांट की बातों को हम ज्यादातर हमारे लॉ में इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे आर्टिकल 14 का जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ आपको दिखता है, लॉ, वो आपको कांट की अप्रोच में दिखता है ना। किसकी अप्रोच में दिखता है? कांट की। मानते हैं ना, क्योंकि आपने आर्टिकल 14 में देखा इक्वेलिटी बिफोर लॉ। वहां पर देखो, चाहे आपने किसी भी सिचुएशन में मर्डर किया है ना, वो बात की बात है, पर आप पे धारा तो लगेगी। मानते हैं ये बात? पुरानी बात करो, धारा तो लगेगी ना, मर्डर तो मर्डर माना जाएगा, ये सुनो। यस सर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दिखता है? लॉ ऊपर दिखता है, राइट। और वैसे ही अगर मैं जेरेमी बेंथम और उसकी बात करूं तो वो ज्यादा आपको कहां दिखता है? ये लेजिस्लेशन में दिखता है। जैसे वो बार बार आपको दिखेगा, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे भारत में क्या चल रहा है, भारत में कुछ यूसीसी लाने के लिए प्रावधान लिया जा रहा है। ठीक है,
और आप देख रहे हैं यूसीसी लाने के लिए इसलिए प्रावधान किया जा रहा है क्योंकि यूसीसी के समर्थन में कौन है हिंदू और इसके अपोज में कौन है। मुस्लिम मुस्लिम्स अब फिर भी ये अप्लाई क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ हिंदू को मतलब मेजॉरिटी हिंदू मतलब मेजोरिटी। इसीलिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में ज्यादातर आपका जेएस मिल और बेंथम साहब की आइडियोलॉजी ज्यादा चलती है क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर कौन जीतता है। मेजॉरिटी मैंने बोला था ना लोकतंत्र की इसको आप कमी भी बोल सकते हैं। तो यहां तक आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से मैंने जेरेमी बेंथम और जेएस मिल को एक साथ रखा है क्योंकि दोनों ने एक ही बात करी है। और किस तरह से मैंने ये भी दिखाने का प्रयास किया कि इसी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी हमें एक आइडियोलॉजी दिखती है जो है इमैनुअल कैंट की। और किस तरह से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि एक समाज में अलग अलग विचारधाराओं का भी होना जरूरी है ना। कभी कभी हम सोचते हैं मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से नहीं मिल रही है, पर आप सोचिए आपकी जिंदगी में या समाज में अलग अलग विचारधाराओं का साथ होना बहुत जरूरी है, तभी तो हमें पता चलता है हम सही है गलत है। मानते हैं ये बात। जी सर बस अब यही चीज यहाँ होने वाली है। ठीक है, अब यही चीज यहाँ होने वाली है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या देखा बेल्जियम में, हमने क्या देखा कि लगभग 51 था ना, एक सेकंड कितनी परसेंटेज थी, 59 सॉरी 59 59%। ठीक है, अभी बेल्जियम में देखेंगे 59% क्या बोलते हैं डच, क्या बोलते हैं डच डच। ठीक है, और 40% लोग क्या बोलते हैं फ्रेंच और 1% लोग क्या बोलते हैं। जर्मन ठीक है, अब यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि क्या दिख रहा है, मेजोरिटी में कौन है डच डच। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी। तो यहां पर बताई दिया कि रिमेनिंग 1% जो है वो क्या बोलते हैं जर्मन। अब इसकी जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, अब ब्रुसेल में थोड़ा उल्टा हिसाब हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जैसे पहले फिर पुराना वाला लिखेंगे हम, फिर पुराना वाला यहां पर लिख रहा हूं मैं, ओल्ड वाला। हमने देखा अभी क्या देखा, पूरे ब्रुसेल की बात की जाएगी, पूरे देश की बात की जाएगी। तो 59% क्या बोलते हैं डच, क्या बोलते हैं 40% क्या बोलते हैं फ्रेंच और 1% क्या बोलते हैं जर्मन। ये तो पूरे ब्रुसेल की बात है, पर इसकी जो माफ कीजिएगा बेल्जियम की बात है और इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल, वहां पर हिसाब देखते हैं क्या है। यहां पर हमें दिख रहा है कि ब्रुसेल जो कैपिटल है वहां पर 80% क्या बोली जाती है फ्रेंच फ्रेंच और 20% क्या बोली जा रही है डच। अब देखो यहां पर उल्टा नहीं हो गया, कंपेयर करो। पूरे यस बेल्जियम में तो ये हिसाब है, पूरे बेल्जियम देश का तो ये हिसाब है, पर इसकी जो राजधानी है वहां पर क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा उल्टा दिख रहा है। क्या मैं समझा पाया यहां तक। यस सर ठीक है, अब देखना इससे क्या होने वाला है। बाकी सभी लोग को समझ में आया ये बात, उल्टा हो गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपैरिजन याद रखिएगा, आगे देखो हमें क्या बताता है। अब देखो इस चक्कर में क्या हो गया है कि कैपिटल में ज्यादा संख्या फ्रेंच की होने के कारण ये जो फ्रेंच कॉलोनीज हैं या जो फ्रेंच के जो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, ये रिलेटिवली रिच हो गए हैं और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं किससे, डच से। क्योंकि मैंने क्या बोला, कैपिटल में उल्टा हिसाब है, कैपिटल में कौन ज्यादा पावरफुल है, फ्रेंच आर मोर पावरफुल देन फ्रेंच डच। और इवेंचुअली अब आपको पता है कि मेजोरिटी क्या करती है, वही उसी के पक्ष में कानून बनाती है और उसी के पक्ष में जब कानून बनेंगे तो वो आदमी अपने आप रिच हो जाएगा, सारे बिजनेस उसी को फेवर करेंगे तो रिच हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं जब आप रिच होते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास पॉलिटिकल पावर भी आने लगती है, पावरफुल होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें क्या दिख रहा है, ब्रुसेल यानी कि जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहां पर फ्रेंच आर मोर पावरफुल देन डच। ऑल दो डच जो है वो ओवरऑल में ज्यादा है, ओवरऑल में ज्यादा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, कंफ्यूजन आ सकता है, वो मैं बताता हूं कैसे। उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड। और आप सभी जानते हैं उत्तराखंड कब बना है, 9 नवंबर 2000। देखिए ऐसा 2000 है, हो क्या रहा था, अगर आप ध्यान से देखें, ये पूरा यूपी का मैप मैं बना रहा हूं, पूरा का पूरा यूपी का मैप। ठीक है, अब यूपी में प्रॉब्लम क्या है, यूपी को अगर मैं यहां से काटूं तो यूपी का ये वाला पार्ट हो गया आपका वेस्ट और ये वाला हो गया ईस्ट ईस्ट। अब प्रॉब्लम क्या थी, यूपी का जो वेस्ट वाला पार्ट था उसमें खासकर ये वाला हिस्सा था हिली एरिया। क्या था
हिली एरिया, या इसको आप हिमालयाज भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है, मोटे तौर पे मैंने इसको हिली एरिया कह दिया। तो हो क्या रहा था, यूपी ने क्या करा, यूपी ने क्या करा कि सारी की सारी जो, क्योंकि जब भी कोई हिली एरियाज होता है, हिली एरियाज जो होता है, उसने क्या किया है कि हिली एरियाज में हमेशा रिसोर्सेज होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, लकड़ियां होती है, टिम्बर होते हैं एक से, है ना, बहुत काम की चीजें होती हैं। तो ये रिसोर्सेस सारे यहां से निकाले जा रहे थे और उसको सारा कहाँ यूज किया जा रहा था, इस साइड, सारा का सारा किस साइड जा रहा था, इस साइड। और ऑब्वियसली आप जानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी की जो विधानसभा है ना, विधानमंडल है, वो कहाँ है, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ बैठता है आपका, ईस्ट में बैठता है ना। तो ये चीज मान के चलिए कि विकास हमेशा किस तरफ होता है, जो भी कैपिटल होती है, मानते हैं ना ये बात, यस सर। ठीक है। और यहां विकास कुछ नहीं हो पा रहा था ये हिली एरियाज पे, इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने आवाज उठाई कि हमें सेपरेट क्या चाहिए, एक स्टेट, क्या चाहिए, सेपरेट स्टेट। क्योंकि हो क्या रहा था कि ज्यादा सारा विकास किस तरफ हो रहा था, इस तरफ। एक कारण तो बहुत है, पर उनमें से एक बड़ा कारण है कि राजधानी किस तरफ थी, इस तरफ। ईस्ट और की तरफ। राजधानी के, अब आप कहेंगे सर, अब बताइए, लोकतंत्र में तो हर कोई वोट देता है ना, लोकतंत्र में तो अगर ईस्ट में एक आदमी है एक्स, तो उसकी वोट की वैल्यू भी वन होगी, है ना, और वेस्ट में भी अगर एक आदमी है वाई, उसकी वोट की वैल्यू भी वन होगी। तो सर ये हो कैसे रहा है ऐसा, देखिए होता क्या है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है या जो अंडर डेवलप्ड एरिया होता है, वहां के लोग क्या होते हैं, बहुत कम पैसा होता है इनके पास, और इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, फिर कम पैसा होने के चक्कर में ये लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर रहने, बाहर नौकरी करने चले जाते हैं। तो उत्तराखंड का 80% यूथ बाहर नौकरी कर रहा था, दिल्ली में किसी होटलों में काम कर रहा था, वगैरह वगैरह। तो क्या वो उसके पास वोट देने का टाइम है, क्या वो घर आके वोट देगा, उसके पास इतना पैसा है, नहीं। तो इवेंचुअली वोटिंग जो होता था, वो वोटिंग आप जानते हैं आज भी 53%, 54% ही तो वोटिंग होती है ना। अगर 53% वोटिंग हो रही है, तो मैं कह सकता हूँ 47% वोटिंग नहीं हो रही है, मानते हैं ये बात। यस सर। तो इसी कारण होता क्या है कि जहां बहुत गरीबी होने लग जाती है, जहां का विकास कम होता है, तो वहां वोट नहीं डालता आदमी, आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, है ना, काम कर रहा होता है। तो इसीलिए इवेंचुअली क्या होता है, जिस तरफ राजधानी होती है और जिस तरफ विकास ज्यादा होता है, तो वहीं पर ज्यादातर वोट करते हैं लोग। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको। तो यही हुआ कहां पर, यही हुआ आपका बेल्जियम और ब्रुसेल के केस में। यह है पूरा बेल्जियम, और बेल्जियम में हमें दिख रहा है ज्यादा पॉपुलेशन किसकी दिख रही है, डच की। ज्यादा पॉपुलेशन किसकी दिख रही है, कितने परसेंट था, 59%। पर वहीं पर इसकी जो कैपिटल है, जो है ब्रुसेल, क्या है कैपिटल, ब्रुसेल में तो फ्रेंच कितने हैं, 80%। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर कैपिटल में यह है, तो पॉलिटिकल जो एक राजनीतिक क्षेत्र है, पॉलिटिकल ग्राउंड है, वहां पर दबदबा किसका होगा, फ्रेंच का। इसीलिए हमें क्या दिखाया जा रहा है कि फ्रेंच वर मोर पावरफुल देन डच। डच। और फ्रेंच अमीर भी ज्यादा है, ऑब्वियसली आपको पता ही है, अमीर तो होंगे ही। तो इवेंचुअली अब गुस्सा किसके अंदर आने वाला है, डच के अंदर। तो देखिए यहां पर यही है, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा, ये जो फ्रेंच वाले हैं ये बहुत रिच हैं, इनसे पावरफुल हैं, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा, रिसेंटमेंट मतलब गुस्सा होता है, और गुस्सा किस कम्युनिटी के, किस समुदाय के अंदर आने वाला है, डच, ठीक है। क्योंकि इनको कोई भी विकास मिलता था तो ये पहले किसको मिलता था, फ्रेंच वालों को, उसके पश्चात इनको मिलता था, अगर बचा हुआ है तो ऑब्वियसली गुस्सा गुस्सा किसके अंदर आएगा, फ्रेंच के या डच के, बताइए। डच के सर। और डच की नाराजगी जायज है, वो कहते भी हैं कि भैया संख्या में हम ज्यादा हैं, और बताइए हम ही, हमारे लिए सबसे बाद में लॉ आते हैं, हम तक योजनाएं बाद में पहुंचती है, राइट। आगे देखते हैं, तो ये टेंशन लेके आएगा, ठीक है। और यहां पर हमें दिखेगा ये जो कम्युनिटीज हैं आपस में, इनकी टेंशन बहुत बड़ी हैं ड्यूरिंग 1950s और 1960s। और सबसे ज्यादा तो ब्रुसेल में हुई है, क्योंकि ब्रुसेल में है, क्योंकि ब्रुसेल की ही जड़ है, क्योंकि ब्रुसेल एक कैपिटल है, वहीं से लॉ पास हो रहे हैं, तो वहीं से गड़बड़ हो रही है। तो सबसे ज्यादा जो टेंशन हुई है वो ब्रुसेल में हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि जो डच स्पीकिंग पीपल है, ऑब्वियसली वो मेजोरिटी का हिस्सा है। हमारी जो बेल्जियम देश है, वहां पर जो डच स्पीकिंग पीपल है उनकी मेजोरिटी है, बट यही लोग हमारी राजधानी ब्रुसेल में क्या है, अल्पसंख्यक। वो हमने भी देखा ही, राजधानी में ये लोग 20% हैं, तो राजधानी में ये अल्पसंख्यक हो गए हैं, माइनॉरिटी हो गए हैं। पर ओवरऑल अगर आप बेल्जियम को देखते हैं, तो वहां पर ये लोग बहुमत में है, मेजोरिटी में है। कैसे 59% पॉपुलेशन, यस और नो, मानते हैं ये बात,
यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। अब ऐसी स्टोरी हम श्रीलंका की देखेंगे। अब श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका आप जानते ही हैं, एक आइलैंड नेशन है ये, जिसे आप कहीं ना कहीं एक आर्किपिलाजो भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये तो भारत के एकदम करीब ही है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा क्वेश्चन आ रहा है, इसके बीच वो स्टेट क्या कहलाती है? पाक स्टेट। पाक, एल साइलेंट हो जाता है इसमें, एल साइलेंट होता है तो हम क्या कहते हैं? पाक पाक स्टेट। ठीक है, अब यहां पर भी देखो कंपैरिजन कैसे किया है, हरियाणा के साथ ही किया है। तो श्रीलंका जो है, ठीक है, ये इसकी जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ के आसपास बता रखी है, जो बिल्कुल हरियाणा के बराबर है। ठीक है, जनसंख्या किसके बराबर है? वैसे ही पूरे बेल्जियम में कितनी जनसंख्या थी? 1 करोड़ के आसपास। और आपके हरियाणा में कितनी जनसंख्या? 2 करोड़। और वही करोड़ जनसंख्या में कहां दिखाई जा रही है? श्रीलंका में। श्रीलंका। तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका और हरियाणा हमें एक सा ही दिखता है, ऑलमोस्ट सेम। और यहाँ पर थोड़ा इनकी डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर 74% जनसंख्या जो है वो सिन्हाला की है। किसकी है? सिन्हाला। ये चीज याद रखनी है। कितने परसेंट है इनकी? 74%। और बाकी 18% किसकी है? तमिल की। ठीक है, और तमिल को भी फर्दर 2 में डिवाइड कर रखा है, तो इसको जरा यहाँ पर देख लेते हैं, आसान रहेगा। अगर मैं टोटल पॉपुलेशन की बात करूं, टोटल पॉपुलेशन किसकी? श्रीलंका की। तो इसको 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे सिन्हाला। क्या लिखेंगे? सिन्हाला। सिन्हाला का कितना आ रहा था? 74%। और वैसे ही नेक्स्ट क्या थी हमारी? तमिल। तमिल स्पीकिंग तमिल की कितनी दिखा रहा था? 18%। 18%। ठीक है, अभी भी आप कहोगे सर ये टोटल तो 100 नहीं हो रहा, क्योंकि इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 92। यस सर, 92। ध्यान देने वाली बात है, अभी 8% छोड़ा हुआ है। अब ये तमिल को भी फर्दर 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तमिल को 2 में डिवाइड करेंगे। एक होगा नेटिव, नेटिव मतलब वहीं के रहने वाले, एंशियंट टाइम से। नेटिव का मतलब ये होता है एंशियंट, प्राचीन समय से वहां रहने वाले। और एक है वो लोग जो लोग इंडियन तामिल हैं। कौन से हैं? इंडियन तामिल। ये लोग वो हैं जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने मजदूरी के तहत इनको कहां पहुंचाया? श्रीलंका में। तो तामिल आपको 2 में डिवाइड हो रहे हैं, एक तो नेटिव वहीं के रहने वाले, और एक कौन से हैं? इंडियन, जिनके फोर फादर ब्रिटिशर्स लेके आए थे। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तामिलियन, तामिल को भी आप 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना ये चीज? अच्छा, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि अमंग तामिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, यानी कि तामिल को भी 2 में डिवाइड किया गया है। एक तो श्रीलंकन तामिल्स, यानी कि जो नेटिव है वहीं के। ठीक है, वहीं के नेटिव है, तो 18% टोटल थे, तो 18 में से 13% कौन से हैं? लंकन। श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, और जो रेस्ट हैं, इनके जो फोर फादर हैं वो भारत से लाए गए थे। ठीक है, खेती वेती के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो इनको हम कहते हैं इंडियन तामिल्स। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैप देखिए सबसे पहले। तो ये जो है बीच वाला येलो आपको दिख रहा है, जो वो सिन्हालाज हैं, और बाकी तामिल हैं। तामिल में तो दोनों आ गए। ठीक है, अभी तो हम तामिल और सिन्हाला में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर क्या देखेंगे? जो सिन्हाला लोग हैं वो लोग कौन से धर्म को मानते हैं? बुद्धिस्ट। कौन से धर्म को? बुद्धिस्ट। और बाकी जितने भी तामिल हैं, अब तामिल भी हमने 2 में डिवाइड कर रखे थे, एक वहीं के रहने वाले, एक और एक भारत से लाए गए। तो ये तो या हिंदू हैं या मुस्लिम है, या तो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। और कुछ जो 7% हैं, अब ये 7% पूरी पॉपुलेशन का, चाहे वो तमिल है, सिन्हाला है, आई रिपीट, चाहे वो तमिलियन है या सिन्हाला है, पूरी पॉपुलेशन के 7% कौन सी धर्म को मानते हैं? क्रिश्चियनिटी। तो यहां से हमें समझने वाली बात क्या है, यहां पर हमें 3 तरह के रिलीजन दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे मेजोरिटी में कौन सा रिलीजन है? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट। फिर हमें हिंदू और मुस्लिम दिखाई दे रहा है। हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स हैं, यानी कि इस्लाम है यहां पर। और एक कौन सा दिखाई दे रहा है? क्रिश्चियनिटी। कौन सा दिखाई दे रहा है? तो ये 4 धर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। बुद्धिज्म दिखाई दे रहा है, हिंदुइज्म दिखाई दे रहा है, इस्लाम दिखाई दे रहा है, और आपको क्रिश्चियनिटी दिखाई दे रही है। और मेजोरिटी में कौन सा है? बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहां पर भी हमें दिख रहा है अलग अलग धर्म के लोग साथ रहते हैं। ज्यादातर एशियन कंट्रीज, तो डाइवर्सिटी है सभी एशियन कंट्रीज में, तो ऑब्वियसली श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी तो है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब आगे देखो, आगे हमें क्या समझ में आ रहा है। अब हम फिर देखते हैं बेल्जियम। तो एक इमेजिनेशन वाली बात की जा रही है कि इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी
and force its will on the French and German speaking. This push the conflict of. देखो इसमें क्या हो रहा है कि आगे एक इमेजिन किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको जेरेमी बेंथम और जेएस मिल की जो बात बताई थी कि जो गुड होता है वो तब जस्टिफाइड होगा जब आप ज्यादा लोगों को सुख रखो, खुश खुश करो ज्यादा लोगों को। तो अगर उनकी बात मानी जाएगी तो अगर मैं बेल्जियम की बात करूं तो बेल्जियम में जेरेमी बेंथम, आई रिपीट ध्यान से सुनना, बेल्जियम में जेरेमी बेंथम या जेएस मिल किसको ज्यादा खुश करेगा, फ्रेंच को या डच को? फ्रेंच को सर। फिर पूछ रहा हूं डच को या फ्रेंच को? डच। डच को, क्योंकि पॉपुलेशन में ज्यादा कौन है, फ्रेंच या डच? डच। तो फिर कहा मैंने जेरेमी बेंथम और जेएस मिल की थ्योरी क्या कहती है, उनके लिए गुड क्या है? गुड एट मैक्सिमम। मैक्सिमम का उनका क्या मतलब था? मेजोरिटी, क्वांटिटी। क्वांटिटी। तो फिर याद रखिएगा जेरेमी बेंथम के हिसाब से देखा जाए या जेएस मिल के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर पावर किसके पास होनी चाहिए? डचों के पास। और ऑब्वियसली डचों के पास पावर आएगी तो किसको दबाएंगे वो? फ्रेंच को। तो फिर से वही होगा, चाहे वो उसको दबाए ये उसको दबाए, इवेंचुअली क्या होगा, आपस में ये कम्युनिटीज क्या करेंगे, समुदाय क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है यहां तक? अब वही चीज यहां पर उठा रखी है श्रीलंका में। देखो श्रीलंका में क्या है, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा यहां पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी, है ना। और लोकतंत्र में मैंने बताया कि लोकतंत्र में शायद ये कमी है कि मेजोरिटी विंस, इसलिए भारत में कुछ स्थिति हमें ऐसी दिख रही है जो आप जानते हैं भारत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। भारत एक सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद भी उसकी एक सेक्युलर जो एक सोच है वो थोड़ी कम होती हुई दिखती है आजकल। ये सुनो, चलो ये तो हमने बात कर ली है, ये वही बेल्जियम वाला है ये, ठीक है। अच्छा ये एक सेकेंड, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एथनिक वाली बात करिए तो ये तो हमने पहले बता दिया था कल, मैंने अगर आपको याद हो तो हमने इस पे चर्चा भी करी थी कि यहाँ पर जो मेन जो हम जिसको पकड़ते हैं वो क्या होता है, आपका क्षेत्र। जो क्षेत्र होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ये सुनो, रीजन, ठीक है। क्योंकि आप अपना जो कल्चर लाते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से लाते हैं, तो ये तो हमने बात करी थी, राइट। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक क्या है कि मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो किसकी है? सिन्हाला। कितने परसेंट थे ये? 74%। और ऑब्वियसली मेजोरिटी होने के कारण ये क्या करते हैं, ज्यादा पावर को एंजॉय करते हैं। और ये लोग अपनी जो इच्छाएं होती हैं वो और जनता में भी जबरदस्ती लगाते हैं, क्योंकि ये लोग जो लॉ पास करेंगे ना, यहाँ भी तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ, तो जो सरकार चुन के आती है वो इलेक्शन के दम पे चुन के आती है। और ऑब्वियसली सरकार जब भी आती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमेशा एक वादा करती हैं, उसी वादे के आधार पर उनको चुनाव में जीत मिलती है। और ऑब्वियसली उन पे जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की, है ना, जो वादा उन्होंने किया है, जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाती है। तो ऑब्वियसली सरकार क्यों बनी है? क्योंकि वो मेजोरिटी में है ना, मेजोरिटी का सपोर्ट मिला है उनको। तो ऑब्वियसली जो मेजोरिटी चाहेगी वो लोग वही चीज इंपोज करेंगे, और इवेंचुअली ये जो इम्पोजिशन है, ये जो लागू किया गया है कोई भी कानून, वो ज्यादा किसके पक्ष में होगा? मेजोरिटी के। तो हैम्पर कौन किसको हो जाएगा? अल्पसंख्यकों को। किसको हैम्पर हो जाएगा? माइनॉरिटी। आज भारत में देखिए यूसीसी कानून लागू होने से सबसे ज्यादा हैम्पर कौन हो रहा है? माइनॉरिटी में। कौन? मुस्लिम। मुस्लिम्स। क्योंकि यूसीसी जो है, यूसीसी आप ध्यान से समझो ना, एक समय आप एक ही शादी कर सकते हैं। क्योंकि देखो यूसीसी लागू होगा तो आपको फिर कॉमन आपका, है ना, कानून बन जाएंगे। और कल ही मैंने परसों, शायद परसों वाली या कल वाली क्लास में मैंने आपको एक एचएमए पढ़ाया था 1955 का, हिंदू मैरिज एक्ट। तो उसमें आपको पता ही है कि एक समय में आप एक ही बीवी रख सकते हो। तो ये प्रथा जिसकी चली हुई आ रही है उसको तो कोई समस्या नहीं होगी, पर समस्या किसे होगी? जिसकी प्रथा चली हुई नहीं आ रही है। जो लोग 4 शादी करते हैं तो उनसे अगर आप एकदम आप बोलोगे आप एक ही शादी करोगे तो समस्या होगी नहीं होगी? यस और नो? तो श्रीलंका में वही हो रहा है, मेजोरिटी एंजॉय कर रही है और माइनॉरिटी उसको सफर कर रही है। यस और नो? और यहाँ पर क्या बता रखा है, श्रीलंका ने आजादी ऑब्वियसली भारत से 1 साल बाद पाई थी। ये देखिए 1948 में क्या हुआ था, श्रीलंका आजाद हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं सिन्हाला, जब ये श्रीलंका आजाद हुआ तो मेजोरिटी में सिन्हाला था। और इस मेजोरिटी के कारण, क्योंकि लोकतंत्र में मेजोरिटी एक वर्च्यू का काम करती है, गुण का काम करती है, मानते हैं ये बात आप? लोकतंत्र में एक बहुसंख्यक होना, मेजोरिटी होना एक वर्च्यू का काम करता है लोकतंत्र में। ये सुनो,
यस सर। ठीक है, तो वही हुआ। अब सिन्हाला जो थे बहुमत में थे, लोकतंत्र है, तो ऑब्वियसली इनको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और जो भी सरकार बनेगी वो इन्हीं की बनेगी, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं वो अंत में ये सरकार किसका दबदबा बनाएगी, कौन से समुदाय का? सिन्हाला। सिंहाला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए दबदबा आपको दिखेगा। 1949 माफ करना 1948 में इन्होंने आजादी पाई, और 1956 में ये गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कानून होता है एक्ट, आप जानते ही हैं, अधिनियम पारित करते हैं, और ये सिन्हाला को कहीं ना कहीं प्रमाणित करते हैं कि वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। क्या होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू ना? भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। हिंदी। उर्दू नहीं है। अब आप समझे नहीं समझे पता नहीं, बट यह है कि ये भारत की। भाषा है ना सर? हाँ जी, मेजोरिटी है ना, हिंदी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। किरण जी आप क्या कह रही थी? सर वो राज्य भाषा है ना? हाँ, तो राज्य भाषा इंग्लिश, राजभाषा 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 ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हुई क्या? यस सर। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात याद रखना। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, पर भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, डेट इज हिंदी और इंग्लिश। हिंदी, और सेकेंडरी कौन सी है? इंग्लिश। फिर मैंने ये बोला था कि भारत की उर्दू एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर वो नहीं है। वो मैं एक सरकाज़्म दे रहा था आप लोगों को। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा था कि माइनॉरिटी हमेशा हैम्पर करती है, कहां? लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में एक मेजोरिटी क्या बनती है? वर्च्यू। यस और नो? इसलिए यहां पर देखो सिन्हाला मेजोरिटी होने के कारण इसने किसका दर्जा हासिल करा? राजभाषा का, एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हासिल करा सिन्हाला। कारण क्या है? सिन्हाला माइनॉरिटी में था या मेजोरिटी में? मेजोरिटी। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है, तो हिंदी बोलने वाले माइनॉरिटी में है या मेजोरिटी में? मेजोरिटी। मेजोरिटी में। भारत में हिंदी मेजोरिटी में है ना बोलने वाले, तो इसलिए मैंने क्या बोला, मेजोरिटी लोकतंत्र में एक वर्च्यू का काम करती है। और आगे देखो सरकार क्या कर रही है, एक्ट बना रही है जिसमें प्राथमिकता किसको दे रही है? सारी जो योजनाएं हैं, पॉलिसीज हैं, किसके फेवर में है? सिन्हाला। ठीक है, और जो इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं क्या कहता है अपने आप को, कि स्टेट क्या करेगा, यानी कि जो श्रीलंका राज्य है वो कहीं ना कहीं संरक्षण देगा और पालन करेगा कौन से धर्म का? बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं इंडिया इससे थोड़ा ऊपर है, क्योंकि इंडिया एज अ इंडिया इज ओनली अ भारत, नॉट अ हिंदुइज्म कंट्री, राइट? पर श्रीलंका में क्या दिखता है? क्या दिखता है मैं उनके संविधान में? स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो क्या हम कह सकते हैं श्रीलंका एक सेक्युलर कंट्री है? नो, क्योंकि उनका राज्य किसको फॉस्टर और किसको प्रोटेक्ट करेगा? बुद्धिज्म को। ठीक है, ऑल्दो दे आर लोकतांत्रिक, ऑल्दो दे हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट सेक्युलर, बिकॉज उनका संविधान क्या कहता है? वो किस धर्म को प्रायोरिटी देता है? ठीक है, अब देखो देखने का नजरिया है, वैसे मैं तो कहता हूं कि ये सबसे बेस्ट तरीका है, वरना लड़ाई तो आधी इसी से हो जाती है ना। बातें क्लियर कर लो, है ना? पर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होने के कारण ये पॉसिबल नहीं था कि इंडिया में ये कहा जाए इंडिया डेट इज भारत विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर हिंदुइज्म, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल था। क्लियर है सबको? अब जब इस तरह का संविधान बनेगा जहां पर ये कहा जाएगा कि भैया बुद्धिज्म को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म क्या है, जो लोग मेजोरिटी में है सिन्हाला, वो लोग बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं, तो जो अन्य धर्म वाले हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। देखिए लड़का क्या कर रहा है, अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिनिएशन, अलगाव। तो ये लड़का अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर ये लड़का कौन है? तामिल। कौन है श्रीलंका के हिसाब से? तमिल। तामिल। ठीक है, यस और नो? क्लियर हो रहा है यहां तक सबको? यस सर। अब अब देखो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बिल्कुल रियल पिक्चर्स है। देखो, रेफर श्रीलंका टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो भी कानून बना रही है, कुछ भी कर रही है, तो पक्षपात कर रही है। क्या कर रही है? पक्षपात कर रही है। उनका संविधान कुछ इस तरह का ही डिजाइन है कि उसमें ऑटोमेटिकली सिन्हाला के पक्ष में सब कुछ होता है, एंड वी आर वेरी लकी। अगर हम में से कोई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी में है, या मेरा लेक्चर कोई माइनॉरिटी वाला सुनेगा, तो ऑब्वियसली वो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 14, 17, 18 को समझेगा,
क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वालिटी की बात करते हैं और ज्यादातर सफर करते हैं माइनॉरिटी वाले। कौन करते हैं सफर? माइनॉरिटी वाले, है ना। जैसे आजकल अभी कभी भी आप देख लीजिएगा, कभी भी आज के जमाने में तो ये हो गया कि लोग, हल्द्वानी के हालात मैं आपको बता रहा हूँ जहां मैं रह रहा हूँ, कि होटल में अगर किसी गार्ड की भी जॉब है, अगर वहां पर कोई मुस्लिम व्यक्ति जाता है तो उसको जॉब में नहीं रखा जाता है, उसको शक की निगाहों से देखा जा रहा है। सोचिए, पर हमारे वहाँ प्राइवेट आदमी एक दफे कर सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट तो चलो चलेगा, वो कर सकता है, इस तरह की हरकतें वो कर सकता है, पर अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता, राइट। पर यहाँ पर सोचो, अगर ये आर्टिकल 15 या 16, आर्टिकल 16 नहीं होता तो स्टेट भी ऐसी नौकरी निकाल सकता था, यस। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे स्टेट ऐसे हैं जो बहुत कट्टर भी हैं, राइट। जैसे साउथ के स्टेट हैं, आपको नहीं लगता वो ज्यादा कट्टर होते हैं धर्म के प्रति? तो वो लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही जॉब निकालते हैं। बट वी आर वेरी लकी दैट वी आर हैविंग आर्टिकल 16, और आई वुड से वी आर वेरी लकी कि हमें 14 से 18 तक आर्टिकल मिले हुए हैं। तो हमारा संविधान किस तरह से माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, वो केवल 29 और 30 तक ही सीमित नहीं है, वो कहां तक सीमित है? 14 से 18 भी इसमें दिख रहा है आपको, ये सुनो। क्योंकि समानता इसलिए रखी गई है क्योंकि असमानता उनके साथ होती है जो माइनॉरिटी में होते हैं, है ना। तो समानता करने के लिए किसको फायदा होगा? जो लोग नीचे हैं। नीचे कौन है? माइनॉरिटी वाले, दलित वर्ग, महिलाएं। तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है इक्वालिटी से। क्या मैं समझा पा रहा हूं ये बातें आपको? यस सर। ठीक है। तो वहां पर देखिए इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, देखो, रेफर श्रीलंका टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको पता ही है, जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो लास्ट में यूएन का दरवाजा खटखटाया जाता है, और यूएन में 6 ब्रांचेस होते हैं, हमने कल देखा था, जिसमें से एक बैन हो गई है। एक कब डिसमेंटल हुई थी, कौन बताएगा? ट्रस्टेड ट्रस्टीशिप ना कब हुई थी? 1994 एब्सोल्यूट। अब ये एक परिभाषा दे रखी है आपको मेजोरिटेरियनिज्म की, बहुसंख्यकवाद की। तो ये मैंने बता ही दिया है। यहां पर क्या होता है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, ठीक है, वो रूल करती है। कौन करती है? जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो रूल करती है। और कहीं ना कहीं हमेशा गलत किसके साथ होता है? माइनॉरिटी के साथ। इसे कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है। चलिए, अब आपको पता ही है कि जब किसी के साथ गलत होगा, माइनॉरिटी के साथ गलत होगा, तो इवेंचुअली हमें क्या दिखेगा, वो लोग कुछ ऐसा मिलिटेंट ग्रुप बनाएंगे। इसलिए आपने एलटीटीई का नाम सुना है, राजीव गांधी जी की मृत्यु सुना है? क्या बनेगा? एलटीटीई। ये देखो उन्हीं का है ये। एलटीटीई का फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। EELM। एलम का मतलब होता है श्रीलंका, जो आपको आज राज्य दिख रहा है, श्रीलंका का जो पौराणिक नाम है, एंशिएंट नेम है, वो एलम है, ठीक है। और लिबरेशन मतलब होता है ये जो विचारधारा है जहां पर ये मेजोरिटी को ही लिया जा रहा है और जो अल्पसंख्यक है उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो इसमें परिवर्तन चाहिए। और लिबरेशन जो आइडियोलॉजी होती है हमेशा क्या करती है, समाज में क्या चाहिए उनको? परिवर्तन। समाज में क्या चाहिए? परिवर्तन। तो ऐसे टाइगर्स, टाइगर्स मतलब लड़ने वाले, ठीक है। और ये एलटीटी किससे बनेगा? सिन्हाला से बनेगा या तमिल से बनेगा? तमिल से बनेगा ये। तमिल से बनेगा, ठीक है। अब तमिल में भी दो थे, इंडियन और वहीं के रहने वाले। अब देखो, जो सिन्हाला थे उन्होंने दोनों को नहीं छोड़ा, इंडियन को तो छोड़ो, जो वहीं के जो रहने वाले थे तमिल, उनको भी नहीं छोड़ा। तो इवेंचुअली इस एलटीटी में इसीलिए आपको दिख रहा है तामिल एमिलियम, एलम, सॉरी, तामिल एलम। नहीं तो यहां पर स्पेसिफिकली होता तामिल इंडियन एलम, नहीं, यहां पर दोनों ही तामिल थे। क्या मैं समझा पाया ये बात आपको? तो एलटीटी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तामिल एलम, है ना। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना गांधी जी को क्यों असैसिनेट किया गया था, तो ये पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी का थोड़ा फायदा हो जाता है। ये सुन लो। अब मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है सबका? और एलटीटी का फुल फॉर्म अच्छी तरह पता होना चाहिए आपको। क्लियर? जी सर। तो याद करिए, माइनॉरिटी का जब भी शोषण होगा तो इवेंचुअली माइनॉरिटी फिर हथियार उठा लेती है, वो मिलिटेंट ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो एलटीटी हमारा एक इसी तरह का एक लोकल लेवल का, ठीक है, जहां पर तमिल ग्रुप थे, इन्होंने एक अपने लेवल का मिलिटेंट ग्रुप बना लिया था। ये सुनो। अब देखिए किस तरह से लोग मरते हैं, देखो, फिर इवेंचुअली सिविल वॉर हो जाएगी, है ना। सिविल वॉर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लड़ाई हो जाती है आर्मी वालों की, क्योंकि राज्य के साथ कौन खड़ा है? आर्मी। और जब आप खुद हथियार उठा, लोग खुद ही हथियार उठा लेते हैं, तो लड़ाई किस किस के बीच हो जाती है? आर्मी और मिलिटेंट। इसको हम सिविल वॉर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिविल वॉर। सिविल वॉर में कभी भी दो देश आपस में नहीं लड़ते हैं, आपस में एक ही देश के अंदर लड़ाई हो रही होती है। तो ये हाल होता है, देखो ओरिजिनल फोटो है ये। तो इस तरह से मार धाड़ होती है, इतनी मारकाट होती है। क्या मैं समझा पाया ये बात?
अब आप इशारा समझ रहे हैं, इशारा समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जब भी माइनॉरिटीज का अति शोषण होगा, माइनॉरिटीज का अति शोषण होगा तो इवेंचुअली एक मिलिटेंट ग्रुप बनता है और इवेंचुअली उस देश में क्या होता है? एक सिविल वॉर। और जब भी सिविल वॉर होगा आपका देश पीछे चले जाता है, चाहे वो सोशल लेवल का हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, तो आपका देश पीछे जाएगा। मानते हैं ना ये बात? तभी गृह युद्ध क्या करेगा? युद्ध कभी भी आपको पीछे ले आएगा, चाहे आपका इकोनॉमिक स्टेटस हो, है ना, संस्कृति हो, क्योंकि हो सकता है एक पूरा की पूरी एक छोटा समुदाय गायब हो जाए, मर जाए लोग। तो जब एक पूरा समुदाय गायब हो जाए तो ऑब्वियसली कल्चर खो देता है इंसान, राइट? और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध था इनका, जो सिविल वॉर था, ये कब, इसका एंड कब हुआ? 2009 में। देखो इनका सिविल वॉर इतना भयानक था कि इवेंचुअली हमारे 1989 में किसकी डेथ हुई? किसके पांव छू के उनको उड़ा दिया गया? राजीव गांधी। राजीव गांधी। तो सोच रहे हो सिविल वॉर का ये मतलब, सिविल वॉर उन्हीं के अंडर था। वो राजीव गांधी जी से, मतलब अब वो स्टोरी अलग है, उसमें मैं कभी बाद में सुनाऊंगा। बस इतना याद रखना, बीच में इंटरफेयर कर दिया था उन्होंने, नहीं करना चाहिए था, उनको चेतावनी भी मिली थी, है ना? बट फिर भी होता ही है कि इंसान जब बहुत ज्यादा देश प्रेमी होता है तो वो मौत से नहीं डरता है। तो इवेंचुअली उनकी जान गई, ठीक है? तो सिविल वॉर कितना घातक होता है आप समझ सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखा है? हाँ जी, मद्रास कैफे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऐसी मूवीज ना जैसे आपने पहले देखी है, तो ये जब पढ़ लेते हो ना फिर देखा करो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। और देखो यहाँ कौन पोस्टर में सी क्या लिखा मूवी है? मैम? मद्रास कौन सी कैफे। मूवी? अच्छा अच्छा। बहुत प्यारी मूवी है मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की है, ठीक है? देखिएगा इसको। अब देखिए, स्टॉप किलिंग इनोसेंट तामिल किड्स एंड सिविलियन, देखो तामिल लिखा है ना यहाँ पर, तो यानी कि किससे खतरा हो रहा है? स्टेट से। और स्टेट किसके कंट्रोल में है? सिन्हाला। सिन्हाला के कंट्रोल में क्यों है? क्योंकि सिन्हाला मेजोरिटी में है। किसमें है? मेजोरिटी। और स्टेट हमेशा किससे इन्फ्लुएंस रहेगा? मेजोरिटी से। क्योंकि स्टेट अपने आप तो काम नहीं करता, स्टेट को कौन काम करवाता है? गवर्नमेंट। और यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी बनी है? इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, तो एक तरह की डेमोक्रेटिक सेटअप है यहाँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो देखिए, और यहां से ये हो गया आपका पिक्चर एंड, ठीक है?